हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट या हस्तकला के बारे में। आज हम देखेंगे राजस्थान भाषा का जो इतिहास है उसके बारे में। और अभी लेटेस्ट में जो ट्रेंड है एग्जाम का, तो वो क्या है, राजस्थान की चित्रकला, स्थापत्य कला और राजस्थान का साहित्य। ये तीन टॉपिक अगर आपके किसी भी एग्जाम के सिलेबस में है आर्ट एंड कल्चर के, तो उसमें से आपका संभावना होती है हर टॉपिक से दो क्वेश्चन पुट अप होते हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्य, इसमें आप RS प्री में और पटवार में भी आपने देखा होगा, पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उसमें आपको राजस्थानी भाषा से दो क्वेश्चन जरूर आए होंगे। और क्वेश्चन भी कैसे, जैसे बुक है और जो उसका राइटर है उसका नाम। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थानी भाषा का साहित्य। राजस्थानी भाषा का साहित्य का शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे राजस्थानी भाषा का जो विकास है। हमें क्या लंबी चौड़ी गाथा नहीं देखनी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही देखना है। तो राजस्थानी भाषा का जो विकास है, वो विकास हुआ है आपके गुजरी अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। और ये 11वीं से 13वीं शताब्दी का इसका कालक्रम है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, गुजरी अपभ्रंश का कालक्रम तो 11वीं से 13वीं शताब्दी में। और इसका विकास हुआ राजस्थान भाषा का गुजरी अपभ्रंश से। कहीं कहीं पर सोर्स एंड अपभ्रंश भी लिखा होता है, लेकिन RPSC के द्वारा इसे राइट माना गया है गुजरी अपभ्रंश से। और मोस्टली राइटर इसे ही मानते हैं, गुजरी अपभ्रंश को। फिर हम आगे देखते हैं, राजस्थानी भाषा को गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। और फिर राजस्थानी भाषा का साहित्य है जो दो रूपों में विभाजित है। पहला है डिंगल, दूसरा है पिंगल। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान को साहित्यिक रूप है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डिंगल के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन इस टाइप से आता है। तो पहला आपके हैं डिंगल। ये पश्चिमी राजस्थान में जो भी साहित्यिक रूप उसे डिंगल कहते हैं। और जो पूर्वी राजस्थान में है उसे पिंगल के नाम से जाना जाता है। तो प और प आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पूर्वी मतलब पिंगल और पश्चिमी मतलब डिंगल। तो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप। पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है। यहाँ इस साइड में जो भी आपका साहित्यिक रूप हुआ उसे हम डिंगल के नाम से जानते हैं। और पिंगल पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल के नाम से, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप पिंगल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में आपके क्या है, वीर रस की प्रधानता है। इनका जो साहित्य लिखा होगा उसमें वीर रस की प्रधानता है, मतलब आपको जैसे पढ़ेंगे तो आपको एक अंदर से जोश फील होगा। और ये है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। पूर्वी राजस्थान का साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और पश्चिमी राजस्थान के जो साहित्यिक रूप है डिंगल, तो डिंगल में वीर रस की प्रधानता और पिंगल में आपके श्रृंगार रस की प्रधानता। डिंगल है वो आपके विशुद्ध राजस्थानी है, मतलब एक रूप से हम कह सकते हैं ये कंप्लीट राजस्थानी है। पिंगल में क्या ये ब्रज मिश्रित है, क्योंकि जैसे इसके बॉर्डर पे, जैसे जयपुर और उसके आगे अलवर भरतपुर है, तो वहां पे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लग जाता है, तो वहां पे ब्रज भाषा है, तो ये ब्रज मिश्रित है पिंगल। ब्रज मिश्रित। देखिए, थोड़ा हम कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पिंगल है, तो पिंगल का ब्रज मिश्रित का आ गया, तो ब्रज की साइड में आपके जयपुर से आगे अलवर भरतपुर है, वहां बॉर्डर पे यूपी बॉर्डर लगता है, वहां पे ब्रज भाषा भी बोली जाती है। तो आप इसे कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं अगर आ जाए तो। और विशुद्ध राजस्थानी तो इस साइड में जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ये तो इस साइड में जो विशुद्ध राजस्थानी, इसमें कोई मिश्रित नहीं है कुछ भी। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप नोट डाउन करिए, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा 99.99%। 100% तो मैं भगवान हूं नहीं, 100% की गारंटी लूँ,
0.1% चांसेस है कोई बाहर से आ जाए, लेकिन इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएगा और 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं डिंगल और पिंगल में। डिंगल हो गया, देखो पहले पश्चिमी राजस्थान का साहित्य ग्रुप डिंगल कहलाता है, पूर्वी राजस्थान का साहित्य ग्रुप पिंगल कहलाता है। डिंगल में विशुद्ध राजस्थानी है, पिंगल में ब्रज मिश्रित है, डिंगल में वीरस की प्रधानता है और पिंगल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। डिंगल तो जितने भी आपके चारण साहित्य लिखे गए हैं या चारणों के द्वारा, तो वो सारे डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। और जितने भी आपके बाटों के द्वारा लिखे गए, बाट बाट जाति होती है, बाटों द्वारा जो लिखे गए हैं साहित्य, वो पिंगल में लिखे गए, पिंगल लिपि में। चारण साहित्य जो भी है वो आपके डिंगल में है, और बाट साहित्य या बाटों के द्वारा जो भी है लिखे गए वो पिंगल के अंदर है। डिंगल आपके गद्य और पद्य दोनों में है, और पिंगल ओनली आपके पद्य में है। ये भी भाषा का एक रूप है, गद्य और पद्य, जैसे कविताएं और कहानियां दोनों मिश्रित हो, और किसी में ओनली पद्य मतलब कविता रूप में ही हो, तो वो पद्य में है। तो डिंगल और पिंगल का आपका डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। जैसे डिंगल का पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। डिंगल में वीरस की प्रधानता है और पिंगल में श्रृंगारस की प्रधानता है। चारण साहित्य डिंगल भाषा में या डिंगल लिपि में लिखे गए हैं, और पाठ द्वारा जो लिखे गए साहित्य वो पिंगल में लिखे गए हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थानी भाषा का इतिहास क्या है। तो राजस्थानी भाषा का इतिहास जानने से पहले हमें ओनली 3 व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए, जिसमें पहला है आपका उद्योतन सूरी, सेकंड है आपका आईने अबुल फजल, और थर्ड है आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन। तो राजस्थानी भाषा का इतिहास, तो इतिहास क्या है, देखिए आप इतिहास ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें आपके RS प्री 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि कूले माला जो ग्रंथ है उद्योतन सूरी द्वारा लिखित, उसमें कितनी भाषा को उल्लेख किया गया है, या फिर मरु भाषा को उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो आप इस टाइप से, जैसे पहला है उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी ये राइटर है, तो इसके द्वारा एक बुक लिखी गई है 8वीं शताब्दी के अंदर, कूले माला। कूले माला में टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये आपके क्वेश्चन आ चुका है, 18 भाषा का उल्लेख, जिसमें आपके राजस्थानी भाषा को मरु भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। तो कूले माला के अकॉर्डिंग राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा जाता है। और सेकंड है आपके अबुल फजल, अबुल फजल की पुस्तक का नाम है आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। अबुल फजल ने अपने आइन ए अकबरी के अंदर राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी के रूप में वर्णित किया है, या मारवाड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद यही रखना है कि कूले माला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, उद्योतन सूरी के द्वारा। 18 भाषा का उल्लेख है, जिसमें मरु भाषा, राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया है। आइन अकबरी तो वो अबुल फजल के द्वारा, इसमें राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी भाषा या मारवाड़ी शब्द का उल्लेख किया गया है। फिर आपके हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन, अब्राहम ग्रियसन।
इनकी पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912, मतलब 1912 के अंदर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। राजस्थानी शब्द का प्रयोग। पहले आपके हो गए उद्योतन सूरी, जिन्होंने कूले माला में 18 भाषाओं को उल्लेख किया, जिसमें मरु भाषा को उल्लेख है। अबुल फजल ने अपने आइन ए अकबरी में मारवाड़ी का शब्द का प्रयोग किया है। और जॉर्ज अब्राहम गिरेस ने 1912 के अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। ये आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके इंपोर्टेंट इसमें ये उद्योतन सूरी वाले, ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुका है, तो आप ये थोड़ा रट के जाना। राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से हुआ था। 11वीं से 13वीं शताब्दी का कालक्रम है उसका। फिर इसके साहित्यिक रूप है डिंगल और पिंगल। राजस्थानी भाषा का डिंगल पश्चिमी राजस्थान में, पिंगल पूर्वी राजस्थान में। डिंगल में वीर भाषा, वीर रस का प्रधान था। पिंगल में पूरी श्रृंगार रस की प्रधानता है। डिंगल जो चारण साहित्य है वो डिंगल में लिखे गए, और भाटक के द्वारा जो साहित्य लिखे गए वो पिंगल में लिखे गए। ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने देखा इतिहास। इतिहास में आपके कूलेमाला ग्रंथ, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका था। आप ये एक बार ध्यान ध्यान से इसको मतलब रट के जाना, कूलेमाला वाला। इसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा। अगर साहित्य का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर हम देखेंगे राजस्थानी भाषा को साहित्यिक रूप में, उसमें कुछ वर्ड है क्योंकि आजकल एग्जामिनर का एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। जिसमें पहला वर्ड, जैसे साहित्यिक रूप है उसमें कुछ वर्ड है साहित्यिक प्रकार, जैसे आपके वात। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपने देखा होगा पुराने पेपर में, जैसे पर्ची। पर्ची से क्या मतलब है, तो लोक संतों की जो जीवनी होती है वो पर्ची होती है। वात, वात मतलब कहानी। वात हम कहते हैं कहानी को। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वात से क्या तात्पर्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने वीरमदेव सोनगरारी वात। देखिए ये वर्ड के आप एक दो बार देखेंगे ना, आपको याद हो जाएंगे। इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं। रटना कौन सा है, आपको ओनली पुस्तकों के नाम जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो आपको रटना पड़ेगा। तो उसमें समझने जैसा कुछ नहीं। वात मत किया, जैसे वीरमदेव सोनकर वात, वात मतलब कहानी के बारे में उल्लेख किया गया है। सेकंड है आपका मरसिया। ये वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। मरस्य क्या है, मृत्यु गीत। मरने के बाद उसकी उसके बारे में बखान किया जाता है गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में, उससे हम कहते हैं मरसिया। वात कहानी, मर्ष्य मृत्यु गीत कहा जाता है। विगत, नेक्स्ट आपके विगत। तो विगत के अंदर आपके क्या है, वे ग्रंथ जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, वे ग्रंथ जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। विगत, विगत से तात्पर्य वे ग्रंथ जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया जाता है, उसे विगत कहते हैं। वात का मतलब होता है कहानी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मर्ष्य मतलब मृत्यु गीत, ये आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके आएगा वचनिका। वचनिका में क्या होता है आपके, वचनिका में आपके
किसी राजवंश या महापुरुष की उपलब्धियों का वर्णन। किसी राजवंश या महापुरुष की उपलब्धियों का वर्णन। जैसे आपके शिवदास गार्डन द्वारा लिखित है अचलदास खिचड़ी वचनिका, तो उसमें क्या किसी राजवंश या महापुरुष की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके कौन सा है, रासो। रासो में क्या है, किसी एक राजा के यश या कीर्ति के बारे में बखान किया जाता है। किसी एक राजा या राजवंश के बारे में। यश व कीर्ति का बखान। वचनिका में क्या, राजवंश या महापुरुष की उपलब्धियों का वर्णन, इसमें किसी एक राजा या राजवंश की यश या कीर्ति का बखान किया जाता है रासो के अंदर। जैसे अमीर रासो है जोधराज के द्वारा लिखित, तो उसमें भी राजवंश के बारे में वर्णन किया गया है। आप ये नोट डाउन कर फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपके यहाँ ख्यात। देखो, रासो के अंदर किसी एक राजा के बारे में बताया जाता है, ख्यात के अंदर क्या, संपूर्ण राजवंश। संपूर्ण राजवंश की यश कीर्ति व उपलब्धियों का बखान। संपूर्ण राजवंश का वर्णन किया जाता है वो ख्यात में। रासो के अंदर किसी एक राजा के बारे में, वचनिका में राजवंश महापुरुष की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। जैसे मोनोत नैनसिरी ख्यात। मोनोत नैनसिरी ख्यात, इसमें किसका उल्लेख है, आपके मारवाड़ के राठौड़ों का। तो इसमें क्या है, मारवाड़ के जितने भी राठौड़ शासक हुए उन सबका उल्लेख है। ख्यात के अंदर संपूर्ण राजवंश का उल्लेख, जैसे मूण और नैनसिरी ख्यात, जिसमें मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपके है बाकीदास की ख्यात। तो बाकीदास की ख्यात में क्या है, बाकीदास की ख्यात को जोधपुर राजवंश की ख्यात के नाम से जाना जाता है। बाकीदास की ख्यात जिसे जोधपुर राजा की ख्यात के नाम से जाना जाता है। मुंडियार की ख्यात, तो मुंडियार की ख्यात में भी मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन है। एक दयालदास की ख्यात है आपके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन किया गया। दयालदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, इससे बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन। देखिए इसमें आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट कैसे है, जैसे मोहनोद नैन्सी ख्यात है, इसमें कौन से राजवंश के बारे में है, कहाँ के राजवंश के बारे में वर्णन किया गया, तो मारवाड़। और दयालदास की ख्यात, इसमें बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन किया गया है। ख्यात से क्या तात्पर्य, संपूर्ण राजवंश की जो उपलब्धियां, वीरता, यश, बगान है वो किया जाता है, वो ख्यात के अंदर होता है। राष्ट्रों के अंदर किसी एक राजा के बारे में बताया जाता है, और वचनिका के अंदर राजवंश या महापुरुष की उपलब्धियों का वर्णन, और वाद के अंदर, वाद को कहते हैं कहानी। और पर्ची, पर्ची क्या होती है, किसी संत या महापुरुष की जीवनी का उल्लेख है, ये निजी जीवनी के, उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताया जाता है, तो उसे पर्ची कहते हैं। तो पर्ची भी आपके इंपोर्टेंट, आप नोट डाउन करें पहले।
पर्ची किसी संत या महापुरुष की निजी जीवनी का उल्लेख। संत या महापुरुष की निजी जीवनी का जो उल्लेख किया जाता है उसे हम पर्ची कहते हैं। और एक आपके वर्ड है लास्ट में साखी। किसी महापुरुष के अनुभवों का वर्णन। कि उनकी अपने लाइफ में कौन कौन से अनुभव हुए, एक्सपीरियंस हुए, तो उन एक्सपीरियंस का वर्णन आपके साखी साखी में किया जाता है। जैसे कबीरदास की साखियां, तो वो आपके इम्पोर्टेंट है। तो आपके इम्पोर्टेंट इनमें जैसे प्रकार है साहित्यिक रूप में, तो उसमें पर्ची, वात, ख्यात, रासो, ये चार इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके क्वेश्चन आता है। और पर्ची वाला तो कई बार आ चुका है। पर्ची से आप क्या समझते हैं, किसी संत महापुरुष की निजी जीवनी का उल्लेख किसमें किया जाता है, तो पर्ची में किया जाता है। ये आप थोड़ा नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे कौन से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें से आपके क्वेश्चन आता है। और उसमें कैसे आता है, जैसे कि आपके चार ऑप्शन दे दिए, अभी ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है, चार ऑप्शन दे दिए, उसमें आगे पुस्तक लिख दी, पुस्तक के आगे राइटर का नाम लिख दिया। अब इसमें से कौन सा असुमिलित है या निम्न को सुमिलित कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आप थोड़ा इसको देख के जाइए, ये आप नोट डाउन करिए। देखिए सारी पुस्तकें तो हम नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको जो आपके एग्जाम के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो उनका उल्लेख जरूर करवाएंगे। अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो भी आपके बहुत है। इसमें फर्स्ट आती है आपके लाजवंती। देखिए नोट्स आप इस टाइप से बनाते हुए जाना। लाजवंती हो गया, दुविधा, अलेकू हिटलर और बातारी फुलवारी मोस्ट इंपोर्टेंट। इन सारी पुस्तकों का राइटर एक ही है। आप अपने एग्जाम या नोट्स बने तो भी इस टाइप से बनाते हुए जाना। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपके बातक की फुलवारी, ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुका है, आप इसको हाईलाइट कर देना आप जब नोट्स बनाओ तब। और ये सारी किन की है, विजयदान देता की। आप इस टाइप से आप अपने विजयदान देता, इस टाइप से आप अपने नोट्स बनाते हुए जाना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विजयदान देता को क्या राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर, राजस्थान भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन आपके बाता की फुलवरी है, ये आपके कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। और ये विजयदान देता है जो बोरुंदा जोधपुर से बिलोंग करते हैं। विजयदान देता के बाद आपके इंपॉर्टेंट है अभी दोहरारो दोहरी। एक पुस्तक है दोहरारो दोहरी और एक है आपके आबे पटकी। इसमें आपके आबे पटकी वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और ये है दोनों श्री नथमल जोशी, नथमल जोशी जी के द्वारा वर्णित या लिखित। तो आप ये थोड़ा ध्यान रख, नथमल जोशी जी के द्वारा आबे पटकी, ये आप इंपॉर्टेंट याद करके जाना, स्टार लगा देना। जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, ये आपके क्वेश्चन इनमें से आएगा। और अब विजयदान देवता जी की है तो वो बातारी फुलवारी, ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमें कोई विद्वान नहीं बनना है कोई एक सब्जेक्ट का,
हमें आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ अपने बाकी सब्जेक्ट को भी देखना है, और वेटेज किसका ज्यादा है उसी पे ज्यादा फोकस करना है। हमें एग्जाम क्लियर करना है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हमें कोई पीएचडी करके कोई एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनना। अगर टीचर बनना है तो आप पूरे डिटेल में जाइए, बहुत सी पुस्तकें मिल जाएगी, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पुस्तकें खत्म नहीं होगी। तो आपको अपनी स्मार्ट स्टडी करके, जैसे जो क्वेश्चन बार बार आ चुका है और जो उनके ऑप्शन में है प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू में, तो वही आप बार बार देखते रहे। तो बातारी फुलवारी विजयदान देता, आप पटकी श्रीनतमल जोशी, आप ये नोट डाउन करें, फिर हम आगे देखते हैं। इनके बाद आते हैं आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है, 1000 घोड़ों का सवार, और एक है हूँ गोरीकिन पेवरी। एक है जनानी ड्योडी। देखिए इसमें आपके हूँ गोरीकिन पेवरी ये इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों है लिखी हुई याज्ञेंद्र शर्मा जी के द्वारा। याज्ञेंद्र शर्मा जी के द्वारा ये तीनों लिखी हुई है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट है हूँ गोरीकिन पेवरी और 1000 घोड़ों का सवार, ये आप देख लेना। बाकी देखिए कई पुस्तकें, एक ही राइटर की आपको 10-10 पुस्तकें मिल जाएगी, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो है वही पढ़ना है। इसके बाद है आपके राजस्थानी भाषा के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटर है कन्हैयालाल जी सेठिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक है पातल पीतल। कुकू, धरती दोहरारी, लील टांस। देखिए इसमें कन्हैयालाल जी सेठ द्वारा रचित है पातल और पीतल, कुकू, धरती दोहरारी और लील टांस, जिसमें पातल तो प्रताप को कहा जाता है और ये पृथ्वीराज को, पीतल। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ये चारों क्या है कन्हैयालाल जी सेठ द्वारा रचित है। कन्हैयालाल जी सेठ द्वारा जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है लील टांस। हमने अपने त्योहार के अंदर देखा था, ऐसा कौन सा त्योहार है उस दिन लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तो वो त्योहार कौन सा है आपका, विजयदशमी। विजयदशमी को लील टांस पक्षी के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और लील टांस पुस्तक के रचयिता कौन है, कन्हैयालाल जी सेठिया। और धरती दोहरारी कन्हैयालाल जी सेठिया बहुत ही फेमस है इनकी। तो ये तो आपको कन्हैयालाल जी सेठी की पुस्तकें तो आप बार बार देखते हैं पुरानी पुस्तकों में हर जगह, तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये आपके चारों इंपॉर्टेंट है कन्हैयालाल जी सेठी की पुस्तक, जिसमें आपके लील टांस और पातल पीतल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये नोट डाउन करें, फिर हम आगे देखते हैं। इनके बाद में दो पुस्तक आपके बादली और लू। तो बादली और लू, इनके राइटर कौन है, बादली और लू, इनके राइटर है चंद्र सिंह बिरकाड़ी। बादली और लू दो पुस्तकें इनके हैं जो राइटर रो
चंद्र सिंह बिरकाली हैं। और पातल और पीतल, कुकू, धरती दोरारी, लीलटास, ये किनकी ये पुस्तक है? कन्हैयालाल जी सेठिया की। एक है आपके कोडम दे, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोडम दे और उमंग। ये आपके भले ही आप 5 स्टार लगवा दो या 3 लगवा दो, ये आपके क्वेश्चन आ चुका है RS प्री के अंदर। तो इसके रचयिता मेघराज मुकुल दोनों के। कोडम दे और उमंग के रचयिता है मेघराज मुकुल। और ये आपके इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक पुस्तक और है सेनानी, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं सेनानी। तो इनके भी रचयिता मेघराज मुकुल हैं। एक है आपके मुर्दों का टीला, मतलब मुर्दों का टीला के रचयिता है रागे राघव। एक ही याद रखना इनकी पुस्तक, मुर्दों का टीला। और इसमें कोडम दे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, लील डांस मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेनानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं आपके सत्य प्रकाश जोशी जी की एक पुस्तक है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है बोल बारमली। इसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है, बोल बारमली। इसके रचयिता है सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी जी के द्वारा पुस्तक रचित है, वो है बोल बारमली। एक पुस्तक उसने कहा था, गौरीशंकर हीरत शंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा उसने कहा था। और राजपुताने का इतिहास, राजपुताने का इतिहास, ये दो पुस्तक आपके ओझा जी के द्वारा लिखित हैं। गौरीशंकर हीरा गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा, एक है आपका राजपुताने का इतिहास और एक है उसने कहा था। तो साहित्य में आपके, और नेक्स्ट हम देखेंगे एक है आपके जो RS प्री में आ चुका है पग फेरो। ये पुस्तक है मणि मधुकर की, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। पग फेरो, पग फेरो, लील टांस, सेनानी, कोडमदे, ये जो पुस्तक है आपके RS एग्जाम में आ चुकी है। और आपकी जो अभी पटवारी और वीडियो कांस्टेबल का एग्जाम होगा उनमें जो मैं लिखवा रहा हूँ, इनमें से आपके पुस्तक आ जाएंगी और इनसे बाहर नहीं जाएगी। तो पग फेरो आप याद रखना, मणि मधुकर की है, पग फेरो मणि मधुकर, पग फेरो मणि मधुकर। एक है आपके अजितोदय, इसके रचयिता है जगजीवन भट्ट। देखिए दोस्तों, ये जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं ना रिपीटेड जो POQ में, तो मैंने उसी में से पुटअप किए हैं सारे और वही मैं करवा रहा हूँ।
बाकी आप अगर देखो तो हजारों पुस्तक है, वो ना तो आप याद रख पाओगे ना पॉसिबल है। आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे अजित उदय का क्वेश्चन आ चुका है, कोडमदेव का आ चुका है, पग फेरो का आ चुका है, तो आपको यही करना है बार बार याद। तभी आप मतलब इनको याद रखो। बोल बारमली है तो ये आपको याद रखना, और इन से क्वेश्चन आपके आ जाता है। और बाकी कौन सी है आपके, केहर प्रकाश बख्तावरजी, तो एक पुस्तक आपके केहर प्रकाश बख्तावरजी के द्वारा लिखित है। केहर प्रकाश बख्तावरजी के द्वारा है। एक है मानचरित्रासो, केहर प्रकाश है आपके बख्तावरजी के द्वारा। मानचरित्रासो है वो है कवि नरोत्तम के द्वारा। ये है नरोत्तम के द्वारा रचित। एक है राज विनोद, श्यामलदास भट्ट। राज विनोद किसके द्वारा रचित है, वो है श्यामलदास, सदाशिव भट्ट है, श्यामलदास नहीं है, सॉरी। आपके राज विनोद है वो सदाशिव भट्ट के द्वारा रचित है। ऐसे कैसे आपके वीर विनोद है, राज विनोद है वो सदाशिव भट्ट के द्वारा है, और वीर विनोद भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो किसके द्वारा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है आपके प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि आपके मेरुतुंग के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि आपके मेरुतुंग के द्वारा रचित है। अजित उदय इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, और आपके प्रबंध चिंतामणि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोडमदेव मोस्ट इंपोर्टेंट है, लीलटांस मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो 10-15 पुस्तक है, इनमें से आपके क्वेश्चन बार बार आपका है। फिर आपके 4-5 पुस्तकें जो मोस्ट इंपोर्टेंट और है वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पुस्तकें क्या है, बार बार आप जितने इनको बार बार रिवाइज करोगे उतने आपको ये याद होते जाएंगे। जैसे पहली है अमीरा सो, अमीरा सो के रचयिता कौन है, जोधराज। फिर है कुमार रासो, अमीर रासो के तो है जोधराज, और कुमार रासो के आपके हैं दलपत विजय। अमीर रासो जोधराज, कुमार रासो दलपत विजय, और वीर विनोद है आपके श्यामल दास। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, वीर विनोद श्यामल दास। हम क्या करते हैं आपको पता है, साहित्य पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जैसे अब वीर विनोद है यार, इसमें देखते हैं वीर विनोद में किसका उल्लेख किया गया है। इतना डीप में आपको कब जाना है, जब आपको ये पुस्तकों के नाम और इसके राइटर याद हो जाए। अगर यही आपको कंप्लीटली याद नहीं है सबको, तो आप एक ही पुस्तक को बार बार लेके बैठ जाएंगे, फिर यही देखेंगे इसमें किसका वर्णन है, वो क्या है। वर्णन ओनली ख्यात वाला क्वेश्चन होता है, जैसे मोनो तहसीरी ख्यात है या विष्णुदेव रासुरी ख्यात, तो उसमें पूछते हैं भाई इसमें किस राजवंश के बारे में बताया गया है। तो ये अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप उस पुस्तक से पढ़िए। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा। जैसे अमीर रासो है, जोधराज, ये क्वेश्चन आ चुका है। कुमार रासो, दलपत विजय, वीर विनोद है, श्यामल दास है, राव जैत सिरह,
राव जैतसिरा चंद, बिठू सुजा, राव जैतसिरा चंद है वो, बिठू सुजा, वीर सतसई, सूर्यमल मिशन। वीर सतसई के जो राइटर है वो है सूर्यमल मिश्रा। इसी के साथ आपके राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक पुस्तक है या साहित्य का वर्णन है वो कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, हमें किसी सब्जेक्ट का विद्वान नहीं बनना है, हमें ओनली एग्जाम क्लियर करना है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आप जितना हो सके आपके जो PYQ क्वेश्चन पेपर हैं हर एग्जाम के, जैसे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, अभी लेटेस्ट में जैसे आपको पटवारी है और वीडियो कांस्टेबल, और अभी राजस्थान हाईकोर्ट LDC के बारे में सुनना है कि वो भी आने वाली है। तो आप 2025 आपका है, अगर आप 2025 में जॉब ले ली तो मजे ही मजे हैं, नहीं तो फिर वापस आप 3-4 साल के लिए गए, क्योंकि मास्टर्स की वैकेंसी, वीडियो, पटवार सारी वैकेंसी 2025 के अंदर ही है। और जिनका CET क्वालिफाई है अभी, तो उनके तो मजे और भी डबल है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका CET नहीं दिया था, उन्होंने वो उनको मजाक में ले लिया था कि CET कोई नहीं, हर साल आता है तो बाद में देखेंगे, लेकिन आज वो पछता रहे हैं। तो आपके पास मौका है, कंपटीशन कम है, आप जितने ये देख रहे हैं ना उतना कंपटीशन नहीं है, बस आपको तैयारी करने की जरूरत है। 5 घंटे या 6 घंटे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। 5 या 6 घंटे आप रोज के अपने एग्जाम के लिए, अपने सपने के लिए दीजिए। 24 में से 5 घंटे निकाल दीजिए, 19 घंटे हैं, 8-9 घंटे सो भी लीजिए, 10 घंटे आप भले कुछ भी करिए, आप भले जॉब करते हो। देखो, अगर किसी को कुछ करना होता है ना तो वो कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता है, वो ये नहीं कहता है मेरे पापा के पास पैसा नहीं थे, मैं ये नहीं था, मैं तो जॉब करता हूँ, ये टाइम मैनेज नहीं होता है। सब कुछ मैनेज होता है। आप अपना टाइम गर्लफ्रेंड के लिए मैनेज कर देते हो, कैसा भी काम करते हो, लेकिन जब उसका फोन आता है तो सब काम छोड़ के आप सबसे पहले वहां जाते हो, उस टाइम आपका टाइम मैनेज हो जाता है। लेकिन एग्जाम के टाइम क्या होता है, आप टाइम मैनेज नहीं होता है सर, क्या करे, टाइम ही नहीं बचता है। अरे बचाने वाला चाहिए। जितना टाइम आप गर्लफ्रेंड को देते हो ना, उतना टाइम अगर आप अपने सपने के लिए दो ना तो वो बेटर है। तो खुद पीछे आएगी दौड़ के, नहीं तो आप सारी उम्र उसके पीछे दौड़ते रहना, मिलना मिलना कुछ नहीं है। तो सबसे बेस्ट है माँ बाप के सपनों को पूरा करो, माँ बाप के लिए जियो। बाकी जो आएगा ना तो आपका पैसा पोस्ट देख के आएगा। माँ बाप ये जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, बाकी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जो आपको अनकंडीशनली प्रेम करे। अनकंडीशनल लव ओनली पेरेंट्स करते हैं। तो आप अभी जो अपना कीमती टाइम है वो इस पे दीजिए, अपने सपनों पे दीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब आपका सपना है तो 2025 आपका गोल्डन टाइम पीरियड है। अगर फिर ये चला गया तो फिर पछतावा रहेगा आपको, क्योंकि फिर आप 3-4 साल भूल जाओ, फिर किसी किसी के तो ओवर एज हो जाएगी। फिर क्या है, जैसे 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 आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना तो आपका पढ़ाई में मन कम होने लगता है, लेकिन जो अभी माइंड जैसे फ्री है, ओनली आपको पढ़ाई करनी, जितनी तेजी से वर्क करता है फिर बाद में नहीं कर पाता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना टाइम हो अपने लिए निकालो, अपने सपने के लिए निकालो। एक बार सेट हो जाओ, सेट होने के बाद आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखेंगे ना, याद रखेंगे मुझे, बहुत चेंजेस होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी कड़ी में हम आगे मिलेंगे कल। थैंक यू दोस्तों।